प्रशांत कौशिक, सांदीपनि गुरुकुल स्वाध्याय के। कल हम लोगों ने ज्योतिष गणित के संदर्भ में यह जाना था कि गणित और ज्योतिष का संबंध क्या है, ज्योतिष की प्रकृति क्या है, ज्योतिष का अध्ययन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्या जानने के लिए, क्या समझने के लिए ज्योतिष पढ़ना चाहिए, ज्योतिष की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है और कैसे भारतीय सभ्यता में ज्ञान का, ज्योतिष का सम्मान। किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व में हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि उस विषय की आवश्यकता क्या है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ें तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि हमें उस विषय को पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों हम उस विषय का अध्ययन करें, जो विषय हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। कल हम लोगों ने इसी बात पर चर्चा की थी कि ज्योतिष की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, ज्योतिष का मूलभूत प्रयोग क्या है, ज्योतिष की उपयोगिता क्या है। कल हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे भारतीय सभ्यता की अनुकूलता पूर्वक ज्ञान के द्वारा विश्व का कल्याण संभव हो सकता था और उसका प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। हमने यह भी समझा था कि कौन व्यक्ति ज्योतिष पढ़ने का अधिकारी होता है, ज्योतिष का अध्ययन किसे करना चाहिए। इसका बहुत स्पष्ट सा उत्तर है, हम पुनश्च एक बार स्मरणिका कर लेते हैं। ज्योतिष पढ़ने का अधिकारी वह सत्य जिज्ञासु व्यक्ति है जो वास्तव में इस विषय को गहनता से जानना चाहता है। पाखंड निरत, इससे धन कमाने की इच्छा रखने वाला, ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष के संदर्भ में प्रायः मौन रहना चाहिए। अच्छा ज्योतिषी, अच्छा ज्योतिष का विद्यार्थी, जिज्ञासु वही हो सकता है जो बड़ी सावधानी पूर्वक गहनता से इस विषय का अध्ययन करे। अब गहनता कुछ समय मांगती है, बहुत लंबा समय भी लग सकता है, परंतु जो विषयवार विषय एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए अध्ययन करता है और श्रद्धा पूर्वक करता है। बरामीर ने अपने ग्रंथों में ज्योतिषी की योग्यता लिखी है, श्रद्धावान सजायते, जो श्रद्धावान। बरामीर कहते हैं कि ज्योतिषी को श्रद्धावान होना चाहिए, ज्योतिष के अभ्यर्थी को, विद्यार्थी को श्रद्धावान व्यक्ति होना चाहिए, जो इस विषय पर सात्विक विश्वास रखे, वह इसका अधिकारी। हमने यह भी समझा था कि इसकी उपादेयता क्या है, आज के युग में इसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने भाग्य को जाने। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे अपने भाग्य से प्रेम न, अपने भाग्य पर विश्वास न। हर व्यक्ति की इच्छा है कि अपने भाग्य को समझे, उस भाग्य से अपनी पूंजी प्रारंभ करे। ज्योतिष करता यह है कि हमें हमारे भाग्य का मार्ग प्रदान कर देता है। जैसा कि कल हमने एग्जाम्पल देखा था, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह काम करता है, वह हमारे भाग्य का रास्ता प्रदान करता है। उस रास्ते पर हमें चलना है, उसके अनुकूल हमें कर्म करना है, तो हम सदकर्मों की ओर बढ़ेंगे, अच्छे कर्मों की ओर बढ़ेंगे। जब हम ये जान लेंगे कि किस कर्म को करने से कैसा शुभ परिणाम मिलता है या अशुभ परिणाम किस दुष्कर्म को करने से मिलता है, तो हम धीरे धीरे उन दुष्कर्मों से दूर हो जाएंगे, सदकर्मों की ओर बढ़ेंगे। इससे ज्योतिष सदकर्मों की प्रेरणा देने वाला शास्त्र है। ज्योतिष का अध्ययन इसी प्रकार से करना चाहिए। ज्योतिष के जिज्ञासुओं को ये बात बहुत स्मरण में रखनी चाहिए कि इस विषय को बहुत गंभीरता से और गहनता से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए। कल हम लोगों ने इन्हीं बातों पर चर्चा की थी। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था, ज्योतिष के मुख्यतः दो भाग माने जा सकते। यदि ज्योतिष जैसे पूर्ण विषय को हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो उन्हें हम इस तरीके से समझ सकते हैं। प्रथम भाग है गणित, इसके संदर्भ में हमने कल चर्चा की, और एक भाग है फलित।
गणित क्या है और फलित क्या है, इन दो बातों को। गणित माने मैथमेटिक्स, गणना का कार्य। देखिए आकाश में ग्रह नक्षत्र गोचर करते हैं, चल रहे हैं, हमें अपने नेत्रों से दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं। हम तारकों को, ताराओं को देख सकते हैं, नक्षत्रों की स्थिति को भी देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति तक देखने योग्य हमारा नेत्र का जो क्षमता है, क्षमता नहीं, परंतु ग्रह चल रहे हैं, ग्रह अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूम रहे हैं और उसी प्रकार से वो सौर मंडल में भी घूम रहे हैं। ये दोनों बातें सत्य हैं। पृथ्वी की दो गतियों का वर्णन हमें मिलता है। पृथ्वी की दो गतियां मानी जाती, एक घूर्णन गति, अर्थात पृथ्वी दो प्रकार से घूम रही है। एक तो पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। एक तो वह गति है जिससे कि दिन और रात संभव होते हैं, वर्ष संभव होता है, मास संभव होता है। अब ये कैसे संभव होता है, ये कुछ अभी खगोल विज्ञान का और ज्योतिष का तो बहुत पुराना विषय है, तो हम इसे भी धीरे धीरे करके समझेंगे। दूसरी गति होती है जिसके द्वारा वह सूर्य के चक्कर काटती है। तो इस घूर्णन अक्षात्मक और लंबात्मक गोलात्मक गति के द्वारा दो गतियां जो संभव होती हैं, उसी से हमारे काल का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण। इनकी गणना, जैसे कि पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, अन्य ग्रह भी घूम रहे हैं। हम सब लोग ये बात जानते हैं कि ज्यादातर ग्रह, समस्त ग्रह हमारे सौर मंडल के सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। तो इन समस्त ग्रहों की गणनाएं, इनकी गतियों का विश्लेषण, इनके राशि परिवर्तन का विश्लेषण, इनकी स्थिति का विश्लेषण, उसे गणितागत दृष्टि से सिद्ध करना कि भाई कोई ग्रह कितनी गति, कितने अंश, कितने कला, कितने विकला पर चल रहा है। शुद्ध हिंदी में कहूँ, आपको सरलता पूर्वक कहूँ तो स्पीड को निकाल, किसी ग्रह की स्पीड को पता करना कि वो कितनी तेजी से चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वक्री है, मार्गी है। ये सब ज्योतिष की टेक्निकल टर्म्स हैं जो आगे जाकर हम समझेंगे। इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करना मुख्यतः ज्योतिष के गणित भाग का विषय है। हम गणना में यह देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र किस स्थिति पर है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में कितने अंश पर है, कितनी डिग्री पर है, कितनी कला, कितनी विकला पर है, किस विधा से है, किस राशि में, और कब वो वहां उस राशि से निकलेगा, कब आगे बढ़ेगा, कब पीछे आएगा, कब किस प्रकृति से जाएगा। ये सारी बातें ज्योतिष के गणित भाग में पढ़ी जाती। और सबसे बेसिक यदि आपसे कहूं तो जन्मांक चक्र का निर्माण ज्योतिष के बेसिक गणित भाग का लक्ष्य है। जन्म चक्र का निर्माण, जन्मांक चक्र बनाया जाए, किस प्रकृति से बनाया जाए, ये ज्योतिष गणित का सबसे बेसिक बात, सबसे प्राथमिक प्रयोग ही है। पर उससे पूर्व आपको कालमान समझना पड़ेगा, काल गणना समझनी पड़ेगी। काल गणना के प्रयोग से किस तरीके से क्या कार्य होगा, ये सब जानना चाहिए। ये सब समझने का विषय, इन सबको समझना चाहिए। ज्योतिष का फलित भाग, ज्योतिष का फलित भाग, इसके बाद दूसरा प्रकरण। फलित भाग के अंतर्गत क्या आता है, तो फलित स्कंध या होरा स्कंध में हम लोग इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो ग्रह घूम रहे हैं, अक्षों पर घूम रहे हैं, गतियां कर रहे हैं, घूर्णन गतियां कर रहे हैं, सूर्य के प्रकार में गति कर रहे हैं, वे गतियां किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। देखिए, इस सृष्टि में मनुष्य का शरीर ब्रह्मा ने कुछ इस प्रकृति से बनाया है कि उस पर छोटी से छोटी वस्तु का असर भी पड़ता है। बहुत एक नॉर्मल सा एग्जांपल से समझें। इसी दिन आपके घर में बड़ी प्रसन्नता, कोई मांगलिक उत्सव हो, मांगलिक कार्य हो, विवाह आदि हो, अथवा कोई ऐसा अन्य विशेष उत्सव हो, जन्मदिन हो, तो क्या होता है, तो कहते हैं महाराज कि उस दिन व्यक्ति को बड़ा आनंद होता है, व्यक्ति को बड़ा आनंद होता है, बड़ा लाभ होता है।
बड़ी प्रसन्नता होती है। आप स्वयं देखिएगा, जिस दिन आपके घर में कोई बड़ा विशिष्ट मांगलिक कार्य होता है तो आपके अंतर हृदय में एक उछाल होता है, एक आनंद होता है, एक आमोद होता है, खुशी होती है, एक अलग सी ऊर्जा आप अनुभव करते हैं। उस समय बीमार से बीमार व्यक्ति को भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एकदम दिव्यता उसे लगती है अपने शरीर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आसपास की वस्तुओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि उस समय पर समस्त धर्म में, समूहों में उत्सव का, दिव्यता का वातावरण, आनंद का वातावरण फैला होता है, तो वही आनंद हमारे शरीर में भी पहुंचता है। किसी भी व्यक्ति तक की ऊर्जाओं का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर, शरीर पर पड़ जाता है। ऐसा जानना चाहिए। ये भी हम देखें कि जिस दिन, अभी एक दूसरा एग्जांपल लौट लेते हैं, जिस दिन आपके घर में थोड़ा कलह क्लेश हो, ईश्वर करे कहीं ना हो, पर कभी किसी दिन किसी के घर में थोड़ा कलह क्लेश हो तो स्वाभाविक रूप से दिमाग खराब रहता है। कोई ऐसा क्रोधी व्यक्ति आपके पास आके बैठ जाए, कोई क्लेशी आके बैठ जाए, तो आपका हृदय, मन, मस्तिष्क खराब हो जाता है, कार्य करने की इच्छा नहीं, क्योंकि व्यक्तियों की ऊर्जाओं का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। और यहाँ व्यक्ति नहीं, सृष्टि के छोटे से छोटे पदार्थ से लेके बड़े से बड़े ब्रह्मा तक के पदार्थ का असर मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। उसकी ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। इस बात को समझना चाहिए। तो सृष्टि के सारे पदार्थों में ग्रह भी, फिजिक्स का एक बहुत शानदार सा नियम कहा जाता है कि जो भी वस्तु चलायमान होती है वो कुछ न कुछ ऊर्जा निकालती है अपने अंदर से, है ना। तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट रिलीजेस एनर्जी। नियम कहा जाता है कि कोई भी वस्तु यदि चलायमान हो, चलती हो, तो उसके अंदर से कुछ ऊर्जाएं, कुछ एनर्जीज निकलती हैं। चलने पर काइनेटिक एनर्जी निकलती है, हम लोग जानते हैं, फिजिक्स के विद्यार्थी इस विषय से परिचित हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या घूमते हुए ग्रह जो आकाश मंडल में, सौर मंडल में ग्रह गति कर रहे हैं, उनकी ऊर्जाएं व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। इस बात की सत्यता को समझना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति आपके आसपास से, मान लीजिए आप सुबह सुबह कहीं प्रातः काल की वॉक पर निकले हो, मॉर्निंग वॉक पर निकले हो, और कोई व्यक्ति जॉगिंग करते हुए, कोई रनर आपके पास से निकल जाए, तो उसके शरीर से जो गर्मी निकल रही होगी, ऊष्मा निकल रही होगी, उसका प्रभाव आपको बहुत नजदीक से अनुभव होगा। बहुत ज्यादा दौड़ करके, पसीने में थकार करके वो दौड़ रहा होगा ना, तो उसकी गर्मी आपके शरीर को अनुभूति कर रही होगी, तकलीफ कर रही होगी, आप उसकी ऊष्मा को अनुभवित करेंगे। ऐसे ही जब ग्रह चलते हैं, ग्रह गोचर करते हैं, ग्रह घूमते हैं, तो उनके द्वारा निकलने वाली ऊर्जाएं भी हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। उनका शुभ या अशुभ परिणाम किसी भी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में हो सकता है। उनके द्वारा निकलने वाली ऊर्जाओं से मनुष्य के मन, मस्तिष्क पर घोर असर पड़ता है और उससे मनुष्य प्रभावित होता है। दूसरा प्रश्न हम ये पूछ सकते हैं कि भैया यदि ऐसा होता है तो किसी के लिए शुभ क्यों, किसी के लिए अशुभ क्यों? तो देखिए, इसमें बहुत कुछ स्थान का प्रभाव, इस विषय में बहुत गहनता की इससे चर्चा करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत कुछ स्थान के प्रभाव पर आधारित है कि किसी अन्य स्थान का प्रभाव किसी अन्य स्थान से अलग हो सकता है, तो ग्रहों की ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है, जब हम धीरे धीरे करके और समझेंगे, ज्योतिष की कुछ टेक्निकल टर्म्स को स्पष्ट करेंगे, तकनीकी विषय को समझेंगे, तब इस पर बहुत अधिक और चर्चा हो पाएगी। और अभी यह समझिए, सामान्य भाषा में जो समझने योग्य है कि जब कोई ग्रह घूमता है तो उसके द्वारा निकलने वाली ऊर्जाओं से मनुष्य शुभता पूर्वक अथवा अशुभता पूर्वक प्रभावित होता है। यह विशेषता वाली बात, यह प्रायोगिक विषय है। तो जो ये शुभता या अशुभता पूर्वक उसका प्रभावित होना है, यही ज्योतिष के फलित भाग का निर्धारण करता है। ज्योतिष के फलादेश के फलित तत्व का निर्धारण यही भाग करेगा, यही इसकी उत्पत्ति करेगा, यही इसका प्रधानत्व प्रदान करेगा। इसीलिए ऐसा समझना चाहिए कि फलित भाग पूर्णतः सत्य है।
इसी फलित भाग का अध्ययन महर्षियों ने बहुत गंभीरता से किया हुआ। अब दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि नवग्रह तो हैं, ये सत्य है, और गैलीलियो गैलीली ने तो टेलीस्कोप के साथ आधुनिक विज्ञान को प्रूव किया था भाई नवग्रह होते हैं। तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब ऋषियों के पास कोई उपकरण नहीं था तो उन्होंने ये बात कैसे जानी कि नवग्रह हैं और नवग्रहों का प्रभाव क्या है? तो देखिए, इसको ऐसा समझना चाहिए, शास्त्र कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड अर्थात इस शरीर में जो कुछ इस शरीर में, मानव शरीर में दिया हुआ है वही सारा कुछ इस ब्रह्मांड में, अर्थात मनुष्य शरीर ब्रह्मांड की प्रतिकृति है, प्रोटोटाइप है, कॉपी। ये जो ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर में अवस्थित है। हम अपनी प्रज्ञा के बल पे इसका दर्शन नहीं कर पाते। जब हमारी यौगिक शक्ति, हमारी मेधा शक्ति बढ़ जाती है तो हमें अपने शरीर के अंतस्तम में ही सारे ब्रह्मांडों का दर्शन हो जाता है। जो महान योगी, सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा आदि विद्यमान हैं, उन्होंने इस प्रक्रिया को देखा हुआ है। जो ब्रह्म सिद्ध हो जाता है, जैसे ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है, सन्निधि प्राप्त हो जाती है, उसे अपने शरीर में ही ब्रह्मांडों का दर्शन, सारे ज्ञान का दर्शन होने लगता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड इस शरीर में ही अवस्थित है। तो ऋषियों ने अपनी योग शक्ति के बल पे, मेधा शक्ति के बल पे, अपने यौगिक क्रियाओं के माध्यम से शरीर को इतना स्पष्ट सामर्थ्यवान कर लिया कि उन्हें इसी शरीर के अंदर समस्त नवग्रह, 27 नक्षत्र, पूर्ण सौर मंडल के दर्शन हुए और तो इसी शरीर के अंदर उसका अनुभव करने लगे, अनुमान करने लगे। तो उसके अध्ययन के फलस्वरूप उनकी जो ऋषिकृत मेधा है, उस अध्ययन ने फलित के परिणाम को प्रादुर्भूत किया, प्रारंभ किया, प्रकट किया। उन्होंने ये सब कुछ अपने शरीर में ही अनुभव करके हमें बताया, अपने ग्रंथों में लिखा। तो फलित की परंपरा बहुत विस्तृत परंपरा रही। ग्रहों के आधार पर फलादेश की प्रयुक्ति ही ज्योतिष का मुख्य प्रयोजन आजकल समझाया, और प्रयोग भी इसका बहुत प्रारंभिक रूप से सत्य बात यह है कि यदि फलित के सूक्ष्म प्रयोग का विश्लेषण किया जाए तो वह इतना सूक्ष्म हो सकता है कि व्यक्ति दिन में किस प्रकार का भोजन करता है, कितनी बार करता है, कैसा करता है, खड़े होकर करता है, बैठकर करता है, उठकर करता है, किन कपड़ों में करता है, क्या पहनकर करता है। जैसे आपका मोबाइल है, उस मोबाइल का कवर किस कलर का है, आप किस कलर के घर में रहते हो, किस रंग के घर में रहते हो, कौन सी दिशा में रहते हो, अपना धन आप कहाँ रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना धन कहाँ रखता है, किस दिशा में रखता है, किस वस्तु के नीचे रखता है, इन सब बातों का, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का अध्ययन व्यक्ति करता है। और हम लोग इन सब बातों का अध्ययन करेंगे यदि नारायण ने चाहा तो व्यक्ति इस प्रकार से इन सब चीजों को जान सकता है। फलित में हम लोग क्या क्या जानते हैं? सामान्य सी बात है, व्यक्ति जो आप लोग सभी जानते होंगे सामान्य दृष्टि से, कि फलादेश के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि जातक का स्वास्थ्य कैसा रहता है, शरीर कैसा रहता है, आयु कितनी रहेगी, कब उसकी मृत्यु होगी। फलित के सूक्ष्म तत्वों पर अवलोकन किया जाए तो मृत्यु का स्थान, मृत्यु का देश, मृत्यु का काल, मृत्यु की परिस्थिति और मृत्यु का कारण किस बीमारी से होगा, हॉस्पिटल में होगा या घर में होगा, कितने लोग आपकी मृत्यु के समय उपस्थित रहेंगे, भाई, बंधु, चाचा, मामा, ताऊ, इन सब की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। इन कपड़ों में आपकी मृत्यु होगी, इसकी बात भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। धन की स्थिति कहाँ है आपके घर में, बैंक में आप कितना पैसा रखते हो, धन कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, किस स्थान में, किस दिशा में रहता है, किस कपड़े के नीचे, किस बक्से में, किस रंग के बक्से में रहता है और किन चीजों के बीच में रहता है, इस बात की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं, फलादेश के यदि सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाए तो इनकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। ये सब जाना जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से। ये ज्योतिष की विशेषता है कि इन सब तत्वों का हम दर्शन कर सकते हैं, फलादेश में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए। ऋषियों ने इतनी मेधा के स्तर पर, इतने बल के स्तर पर इनका निर्माण किया है कि उस बल विज्ञात प्रयोग से
इतनी सब चीजें सिद्ध हो गई हैं कि ये जानिए कि आप मोबाइल में अपनी इंस्टाग्राम की फीड में क्या देखते हैं, इसका निर्धारण तक ज्योतिष के तत्व से हो सकता है। इसे मजाक नहीं समझिएगा, सत्य नहीं समझिएगा, ये समस्त सूत्र सत्य है, इनका प्रयोग होता है। आप किन ग्रहों किन जगहों की यात्रा करते हैं, किन स्थानों की यात्रा डेली बेसिस पे करते हैं, कितनी बजे आप मंदिर जाते हैं, आपको अपने घर से किसी दूसरे रिश्तेदार के घर तक जाने में कितना समय लगता है, ये तक बातें भी आपके जन्मांग चक्र को देख करके समझी जा सकती है। आपका धन का उपयोग कहाँ होगा, कहाँ खर्चा होगा, किस व्यक्ति पर खर्चा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उससे कोई फायदा होगा आपको या नहीं होगा। आप किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, उस प्रोफेशन में आपकी आयु कितनी रहेगी, कितने समय तक आप रहेंगे, कार्य क्षेत्र में मरण होगा आपका, क्या होगा क्या नहीं होगा। दुनिया का कोई तत्व नहीं है जो फलादेश से ऋषियों ने सिद्ध न किया हो और हम उसका प्रयोग कर नहीं सकते। समय और परिस्थिति और गहन अध्ययन, इन तीन विषयों की आवश्यकता है। यदि यह किया जाए तो बहुत हद तक संभव है कि हम इन सब तत्वों को निकाल। ये समझना चाहिए कि फलादेश इतना गहन और गूढ़ जा सकता है, गंभीर जा सकता है, स्थिति उसकी इस प्रकृति से हो सकती है। फलादेश के तत्वों को बहुत सूक्ष्मता से समझने पर व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव कर सकता है। तो ज्योतिष के 2 स्कंधों में फलित स्कंध पर सबसे ज्यादा ग्रंथों की परंपरा रही है, बहुत ग्रंथ फलित पर लिखे गए। इनमें मुख्यतः आप लोग जानते होंगे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के पिताश्री भगवान पाराशर, महर्षि पाराशर के द्वारा लिखा हुआ पाराशर होरा शास्त्र, जो ज्योतिषियों का एक समझ लीजिए एक तरीके से संविधान ही माना जाता है, ज्योतिषियों में बड़ा आदरणीय ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ के आधार पर मुख्यतः फलादेश की परंपरा आजकल की स्थिति में प्रयुक्त है। जितने भी ज्योतिषी बाद के हुए हैं उन सबने कहीं न कहीं महर्षि पाराशर का स्मरण किया है, उनका अवलंबन लिया है। जैसे कोई सरकार बांध दे, किसी नदी के ऊपर पुल बांध दे, तो उसका उपयोग करके कई सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। भाई एक सामान्य व्यक्ति जिसकी क्षमता खुद का घर बनाने में जिसे मेहनत आती हो, वो भी उस पुल के ऊपर से नदी पार कर ही सकता है। ऐसे ही महर्षि पाराशर ने जो पुल बनाया ज्योतिष रूपी सागर के ऊपर से जाने के लिए, उसका प्रयोग करके आज तक के आधुनिक ग्रंथकार भी, हम लोग भी, पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ाने वाले सभी जन भी, माने ज्योतिष का जो भी अभ्यासी संसार में है, वे सब पाराशर की पद्धति का ही उपयोग करके ज्यादातर दूर को जाते हैं। बाद के समय में अभी लोगों ने नई नई पद्धतियां विकसित की हुई हैं और वो सब अनुभव के आधार पर, ज्ञान शैली के आधार पर विकसित है और उनमें भी कुछ सत्यता तो है ही। तो परंतु मुख्यतः जो आधार फलादेश में बनाया जाता है वो महर्षि पाराशर के होरा शास्त्र को बनाया जाता है। कहते हैं पराशर ऋषि की कथा बहुत प्रसिद्ध है, बड़े विद्वान थे। किसी भी विषय में प्रवेश करने से पूर्व उस विषय के जो मुख्य आचार्य हो, जो उस विषय का विशेषज्ञ हो, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। तो कहते हैं महर्षि पराशर के पिता थे महर्षि शक्ति और पराशर जी वशिष्ठ जी के पौत्र थे। महर्षि वशिष्ठ ने किसी कारण से उनके विश्वामित्र से थोड़ी सी अनबन हो गई, शत्रुता हो गई। त्रिशंकु का यज्ञ हुआ। उस त्रिशंकु के यज्ञ में, त्रिशंकु नाम का एक रघुकुल का राजा था, वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। महर्षि विश्वामित्र ने उसके लिए यज्ञ करना आरंभ किया। हालांकि रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी थे और वशिष्ठ जी से त्रिशंकु ने जब ये बात कही तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि भाई कोई सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग जाने के लिए आपका शरीर छोड़ना, देह त्याग करना आवश्यक है। त्रिशंकु ने ये बात नहीं समझी और उसने क्या किया, बोले प्रयोग किया कि उसने विश्वामित्र को अपना आचार्य बनाया। यज्ञ का यज्ञ हुआ, विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचा दिया। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग से धक्का दिया कि तुम सशरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो जो त्रिशंकु है वो बीच रास्ते में, बीच आसमान में, आकाश में लटक गया। विश्वामित्र जी बड़े तपोबली महर्षि थे, उन्होंने तपोबल के द्वारा उसे नीचे नहीं आने दिया, इंद्र ने ऊपर नहीं जाने दिया। तो
दोनों स्थितियों का निवारण करने के लिए बाद में ब्रह्मा जी ने उस मामले में इंटरफेयर किया और विश्वामित्र ने अपने तपोबल से एक नए स्वर्ग का निर्माण किया, जहाँ पे त्रिशंकु आज भी स्थित है, जो बीच में लटक जाए। तो कई बार अध्ययन करता हूँ कि अध्येताओं की स्थिति त्रिशंकुओं के समान हो जाती है। ऐसा प्रयत्न में करना है कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति त्रिशंकु के समान ना हो। जिस भी विषय को पढ़ें पूरा पढ़ें, समय लगाकर पढ़ें, परंतु पूरा पढ़ें, ताकि बीच में लटकना ना पड़े। कोई विश्वामित्र अब है नहीं जो नए स्वर्ग का निर्माण कर दे, तो हमारे पास तो जो स्वर्ग है ज्योतिष रूपी, उसी स्वर्ग का हमको अवलंबन लेना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी। हम तो इसी स्वर्ग में जा सकते हैं। कोई भगवान करे आगे जाकर विश्वामित्र संसार में उत्पन्न हो जो किसी के लिए नए स्वर्ग का निर्माण कर सके, फिलहाल तक में तो नहीं लगता हमें। और कोई हो तो प्रणम में। तो हमें पूर्ण अध्ययन करना है। तो महर्षि पराशर के दादाजी ने जब ये सब देखा, वशिष्ठ जी ने ये सब देखा कि भैया ऐसा हो रहा है, तो उनका मन बड़ा खिन्न हो गया और उन्होंने त्रिशंकु को थोड़ा सा डांट फटकार दिया। विश्वामित्र जी की और भगवान वशिष्ठ की इस विषय में थोड़ी अनबन हो गई। तो कहते हैं उस अनबन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है कुछ इस प्रकार का किया विश्वामित्र जी ने, जिसके फलस्वरूप में एक राक्षस वशिष्ठ जी के पुत्रों को खा गया। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे शक्ति महर्षि। शक्ति महर्षि को खा गया। उस समय शक्ति महर्षि की पत्नी गर्भवती थी, उसके घर में बालक पराशर थे। तो महर्षि शक्ति की जब मृत्यु हुई, उसके बाद पराशर का जन्म हुआ। पराशर ने अपने पिता के संदर्भ में पूछा, उनकी माता ने जब उन्हें सत्य बताया कि तेरे पिता को राक्षस खा गया है, तो कथा कहती है वाल्मीकि की कि महर्षि पराशर ने जो है एक सर्प सत्र करना आरंभ कर दिया, एक राक्षस सत्र आरंभ कर दिया कि संपूर्ण संसार की, क्षमा करिएगा, सर्प सत्र नहीं, राक्षस सत्र आरंभ कर दिया कि संपूर्ण संसार के जितने भी राक्षस हैं उन्हें यज्ञ में जला करके मैं मार डालूंगा, समाप्त कर डालूंगा। और बाद में वशिष्ठ जी ने उस यज्ञ को बंद कराया। पर ये चीज इसमें जानना चाहिए कि पराशर इतने मेधावादी और इतने विद्वान थे कि इतनी छोटी सी आयु में इतने बड़े वो यज्ञ का राक्षस सत्र जैसा बड़ा प्रचंड अभिचार कार्य भी कर सकते थे। तो पराशर के बनाए हुए शास्त्र का अवलंबन लेकर के आज तक के और प्राच्य पद्धति के भी और आज तक के आधुनिक ज्योतिषियों ने उन ग्रंथों का अवलंबन लेकर के ही कुछ न कुछ अपनी लेखनी को चला करके सफल किया। तो फलित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ आजकल की स्थिति में बृहद पराशर होरा शास्त्र है। अब इसी के आधार पर आगे सारावली और मुक्त ज्योतिषम, जातक तत्व, जातक आभरण, जातक अलंकार, ये सारे जातक तत्व के ग्रंथ प्रयोग हुए, जो फलादेश के बहुत महनीय ग्रंथ है और इनके आधार पर प्रयोग होते हैं। तो हम लोग भी इनके आधार पर प्रयोग को सीखेंगे। कई प्रकार के ग्रंथ बाद में लिखे गए, सारावली लिखी गई है, कल्याण की, कई प्रकार के ग्रंथ फलादेश के लिए उपयुक्त किए जाते हैं और आज भी प्रयोग में आते हैं। हमें यह बात समझनी है कि इन सब ग्रंथों को पढ़ने से पूर्व आपको उसके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस की जानकारी होनी चाहिए कि ज्योतिष का प्रयोग मुख्यतः है क्या, उसे किस तरीके से प्रयोग करें। तो देखिए, ज्योतिष के फलादेश को समझने से पूर्व में यह समझिए कि फलित स्कंद का जो इतने सारे ग्रंथों का उपयोग है, उसका बेसिक जो है, बेसिक टर्म क्या है, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं ग्रहों की गणना 9 मानी जाती है। पहला टॉपिक ही जो फलित शास्त्र में पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, बेसिक रूप से वो पढ़ना चाहिए ग्रह के संदर्भ। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं 9 ग्रह माने जाते हैं हमारे लिए दृष्टि में। कौन कौन से ग्रह माने जाते हैं? कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु। सूर्य से केतु पर्यंत 9 ग्रहों की रचना की जाती है। तो हमारे यहाँ शास्त्र 9 ग्रह माने। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में 7 ही ग्रह थे और बाद में सर्वभानु नाम के एक राक्षस ने समुद्र मंथन के समय पर अमृत पीने की इच्छा की, देवताओं का भेष बनाकर के छल से जो है राक्षस देवताओं की सभा में चला गया। वहां सूर्य और चंद्र ने उसे देख लिया और
मोहिनी रूप में बने हुए भगवान विष्णु को उसकी सूचना दे दी गई। विष्णु भगवान को छल पसंद नहीं आया। उन्होंने उस पर भानु राक्षस को अपने सुदर्शन चक्र के प्रयोग द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि उस राक्षस ने अमृत का पान किया था, इसलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। परंतु विष्णु के अमोघ चक्र था, श्रीमद नारायण के अमोघ चक्र, जिसे लग जाए उससे कुछ न कुछ तो होना ही है। तो कहते हैं भगवान विष्णु के उस चक्र के द्वारा स्वरभानु के 2 टुकड़े हो गए, एक उसका धड़ हो गया और एक सिर हो गया। तो जो धड़ है उसे हम राहु कहते हैं, जो सिर है उसका क्षमा करी तो उसे हम राहु कहते हैं, और जो धड़ है उसे हम केतु कहते हैं। ये सब चीजें जानने की। तो ग्रह ज्योतिष में 9 माने गए। यदि ज्योतिष का प्रारंभिक अध्ययन करें, हम चाहेंगे कि आप लोग एक कॉपी वगैरह कुछ बनाएं, उसमें से नोट्स में लिखेंगे और क्रमवार लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 9 ग्रह ज्योतिष में माने गए हैं। सूर्य से लेकर के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह ज्योतिष में मुख्यतः से माने गए। इन्हीं 9 ग्रहों के आधार पर ज्योतिष का सारा फलादेश चलता है, सारा प्रयोग चलता है। यही 9 ग्रह ज्योतिष के सारे फलित कथन का बेसिक आधार है। जब प्रारंभ होता है, जो बेस है वो यही 9 ग्रह है। तो इन 9 ग्रहों के द्वारा फलादेश को संभव कर दीजिए। कैसे करना है तो देखिए, फलादेश की पहली सीढ़ी यह है कि इन 9 ग्रहों को कुछ कारकत्व दिए गए। अर्थात कारकत्व क्या होता है? कारकत्व को ऐसे समझिए, इन 9 ग्रहों को कुछ अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, कुछ विशेष स्थितियां, कुछ जगह दी गई है जिन पर इनका अधिकार है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कोई नेता हो, अब उसका अधिकार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे होता है ना, वैसे ही इन ग्रहों का अधिकार कुछ क्षेत्र विशेष पर है। इन्हें कुछ चीजों का स्वामी बनाया गया है, ये उन चीजों को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके हम उसे समझते हैं। देखिए, किसी जातक के पास कुंडली हो अथवा न हो, दोनों बात, ये 9 ग्रहों के जो कारकत्व है यही फलादेश का मूल आधार है। इन्हीं के द्वारा फल कथन करना। मतलब कुंडली में भी आपको ये 9 ग्रह देखने, 12 राशि 9 ग्रह देख करके कुंडली जन्मांग चक्र का फलादेश होगा। पर उनसे भी पहले जन्मांग चक्र का फलादेश इसके साथ होगा, परंतु उनका सबका मूल आधार इन्हीं 9 ग्रहों के कारकत्व की व्यवस्था है। यदि आप इन 9 ग्रहों के कारकत्वों का स्मरण कर लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, तो आप बिना जन्मांग चक्र को देखे भी किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान समझ सकते हैं। जन्मांग चक्र को देखेंगे तो और सूक्ष्म रूप में समझ में आए, वहां वो बात सब समझ में आए। परंतु अगर किसी के पास जन्म कुंडली न हो, जन्मांग चक्र न हो, तब भी 9 ग्रहों के फलादेश के द्वारा आप उसकी किसी समस्या का, बेसिक समस्या का समाधान तो जरूरी कर देंगे। और जन्मांग चक्र में भी आपको ये 9 ग्रह ही देखने हैं। इन्हीं 9 ग्रह के यही कारकत्व आपको जन्मांग चक्र में भी देखना है, इसी का प्रयोग आपको जन्मांग चक्र में भी करना है। ऐसे समझिए। तो इन ग्रहों का क्या क्या कारकत्व है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कारकत्व का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसे ऐसे समझिए कि इन 9 ग्रहों के प्रभाव से, अब देखिए, जिनकी कुंडलियों में, जिनमें के जन्मांग चक्र में ये ग्रह स्पष्ट होंगे, अच्छे होंगे, बलवान होंगे, तो इनके कारकत्व उन्हें अच्छा फल देंगे। जैसे प्रारंभिक चर्चा हम लोग पहला ग्रह है हमारा सूर्य, उस पर प्रारंभ करें। सूर्य नारायण को आप जानते हैं, आकाश मंडल में जो भास रहे भगवान आदित्य, वे सूर्य नारायण। और ज्योतिष में सूर्य नारायण को सबसे मुख्य ग्रह माना जाता है, सबसे पहला, आदि और सबसे बलवान ग्रह कोई माना जाता है तो सूर्य को माना जाता है, आदित्य को माना जाता है। सूर्य से ज्यादा बल ज्योतिष में किसी ग्रह को प्राप्त नहीं। सूर्य नैसर्गिक रूप से सबसे ज्यादा बली ग्रह है। तो सूर्य को कुछ कारकत्व दिए हुए, सामान्य भाषा में प्रारंभिक रूप से पहली चीज से शुरू करते हैं।
ग्रहों का एक मंत्रिमंडल है। जैसे हम लोगों के यहाँ देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है ना। यह कहानियों में आप लोगों ने सुना होगा, पुराने समय में राजा होते थे, मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, राजकुमार होते थे। वे लोग बेचारे राज्य का शासन संभालते थे, राज्य का शासन चलाते थे अपने हिसाब से, अपने बल से। ऐसे ही 9 ग्रहों का भी एक मंत्रिमंडल है, 9 ग्रहों की भी एक राज्यसभा है। उसमें हर ग्रह को एक न एक पद प्राप्त है। कोई ग्रह सेनापति है, कोई ग्रह राजकुमार है, कोई क्या है, कोई कुछ है, कोई मंत्री है। ये 9 ग्रहों की जो राज्यसभा है, 9 ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है, यह मंत्रिमंडल हमारा कार्य चलाता है, सृष्टि को चलाता है। जैसे कोई राजा अपना राज्य चलाता है ना, ऐसे यह मंत्रिमंडल क्या चलाता है, इसे सृष्टि को चलाता है, इसे सृष्टि को समझता है। ठीक है ना। अब क्या है, इसमें पहला पद दिया हुआ है सूर्य। सूर्य को कहते हैं कि सूर्य राजा है। इस ग्रह के मंत्रिमंडल का सूर्य राजा। राजा का अर्थ क्या हुआ कि सूर्य के पास राजनीति की शक्ति है, राजनीति का बल है। तो सूर्य का कारकत्व राज्य। सूर्य राजा होने के कारण से जितने भी संसार में राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस है, राजा है, अधिकारी वर्ग है, जो आजकल की राजा की परिभाषा में आते हैं। पहले राजा की परिभाषा में कौन आते थे, जो भी राज्य का संचालन करते थे। आजकल कौन, कलेक्टर, सारे सरकारी अधिकारी, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ऑफिशियल्स, प्रधानमंत्री, राजनीति करने वाले, राजागण, जो राजनीति और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, स्टेट से जुड़े हुए, जो सरकार में है इस समय पर, सरकार के उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वे सब राजा सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आते। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी व्यवस्थाओं का कारक है। सूर्य सरकार का, सरकारी व्यवस्था का और सरकारी नौकरी इनका कारक है। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य उसके जन्म चक्र में अच्छा है, बलवान है, अच्छी स्थिति में उपलब्ध है, तो क्या होगा, तो उसे यह प्रभाव मिलेगा कि जातक का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका सूर्य मजबूत होता है उसके लक्षण होते हैं, समझिए। जिसका सूर्य बलवान है, खड़बल में बली है, मेष राशि में उच्च का है, बढ़िया सुंदर, अभी सूर्य मेष राशि में चल रहा है, इन स्थितियों में जातक क्या करेगा, सरकार से संबंधित उसे फायदा प्राप्त होगा, उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, सरकारी लोगों से उसकी अच्छी मित्रता होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से फायदा पहुंचाएंगे। और राजनीति में जाएगा तो ऊंचे स्तर पे जाएगा, सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा तो IAS PCS बनेगा। जिन बच्चों को, जिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए होती है, उन्हें सूर्य का उपासना अवश्य करनी चाहिए, सूर्य का उपाय अवश्य करना चाहिए। जिसकी जन्मांक पत्रिका में सरकार से संबंधित उसे लाभ मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को देख के भी आप ज्योतिष समझ सकते हैं, आवश्यकता नहीं है कि आप उसकी कुंडली देखें। पहला प्रयत्न ये करिए कि किसी व्यक्ति को देख के हम ये समझें कि किस ग्रह के अधिकार क्षेत्र में। जब ये आप समझ जाएंगे तो बिना जन्मांक चक्र के भी आपका फलादेश बहुत करेक्ट जाएगा। की प्लेनेट को पकड़िए, उस व्यक्ति की छाया ग्रह को पकड़िए, किस ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति पर चल रहा है, इस बात को समझिए। तो सूर्य सरकारी नौकरी का, सरकार का कारक है। जब सरकार बलवती होगी, किसी व्यक्ति को यदि सरकार से फायदा मिल रहा है, सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट की नौकरी में, अच्छी पोस्ट पे टीचर है ना, टीचर है या IAS है, PCS है, तहसीलदार है, पटवारी है, माने सरकार से संबंध किसी जॉब में, किसी नौकरी में सरकार से फायदा प्राप्त कर रहा है, सरकार से पैसा प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है, सरकारी नौकरी में अच्छे स्तर पर है, लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा है, सरकार से संबंधित जो लोग हैं, राजकीय जो लोग हैं, ऑफिस के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये निश्चित समझिएगा कि उस जातक का पत्रिका आपके पास हो ना हो, उसका सूर्य आपको बलवान समझे, उसका सूर्य बलवान होगा ही। जब उसकी पत्रिका देखेंगे तो हम 101% गारंटी लेते हैं कि उसका सूर्य शुभ परिणाम देने वाला बलवान होगा।
और किसी की पत्रिका में भी स्थिति में आपको सूर्य बलवान दिखता हो, सूर्य अच्छा दिखता हो, तो आप ये समझेंगे कि उसके सूर्य के परिणाम से उसे सरकार से पूरा फायदा होगा, सरकारी नौकरी लगने का योग होगा, सरकार की लोगों से अच्छा सहायता उसे प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, मेहनत प्राप्त होगी, उसके सरकारी लोगों से अच्छे संबंध होंगे, राजनीति में बढ़िया पैठ होगी, राजनीति में जा सकता है, राजनीतिक कार्य कर सकता है, विधायक मंत्री सांसदों से उसके अच्छे संबंध होंगे, उनसे उसे लाभ प्राप्त। ये चीजें सरकारी नौकरी आदि की सूर्य से जानना चाहिए। सूर्य राजकीय मंत्रिमंडल पर इसलिए अपना आधिपत्य रखता है। अब यहाँ बात आती है कि जो बालक, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी में हैं और अपने को प्रमोशन दिलवाना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि सूर्य की उपासना उस जातक को करना चाहिए जिसे प्रमोशन की, प्रतिष्ठा की अथवा सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा हो। जिसकी जन्म चक्रिका में सूर्य बलवान होगा, गारंटी की बात है कि उसकी नौकरी लगेगी ही लगेगी, 101% वह गवर्नमेंट की नौकरी में जाएगा, उससे लाभ प्राप्त करेगा सूर्य की बलवत्ता होने पर। ठीक है, अब जितना वो सूर्य बलवान हो उस स्तर से हम नौकरी समझेंगे। खैर ये तो बात की बात है, पर अभी आप यही समझिए कि सरकार से फायदा माने सूर्य है। जिसका सूर्य बलवान है उससे क्या क्या गुण होंगे? तो पहला गुण कहते हैं सरकारी लोगों से उसे अवश्य फायदा होगा, धन की प्राप्ति होगी, सरकार से उसे लाभ होगा, सरकार से वो लाभ प्राप्त करेगा, सरकार से धन प्राप्त करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी आवास में रहेगा, ये भी तो एक प्रकार का लाभ है। सरकारी नौकरी में रहना, सरकारी आवास में रहना, सरकारी आवास में रहेगा, सरकारी लोगों से लाभ प्राप्त करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल से उसकी अच्छी पहचान होगी, राजनेताओं में उसकी अच्छी पैठ होगी, राजनीति में उसकी अच्छी पैठ होगी, लोगों के मध्य में परिचय होगा, प्रतिष्ठा होगी, सम्मान बहुत होगा। जैसे कलेक्टर है कोई तो उसका सम्मान होना ही, आईएएस बन गया कोई तो उसका स्वाभाविक रूप से लोग सम्मान करते हैं। तो ये सब सूर्य के नैसर्गिक गुण है, सूर्य इन सब का कारक है। इसके विपरीत क्या होगा? जिसका सूर्य कमजोर होगा। अब कैसे कमजोर होगा, कैसे बलवान होगा, इसको आगे समझना है। अभी अपने जन्मांग चक्रिका को देख करके कोई ये प्रयोग नहीं करने लग जाना आप लोग कि हमारा सूर्य कमजोर है अथवा बलवान। यह विषय अन्य से समझने का, धीरे धीरे करके क्रमवार सब चीजों को समझिए। जितना क्रमवार वस्तु को, परिस्थिति को समझेंगे ना, उतना आपका फायदा होगा, उतनी स्थिति होगी। तो सूर्य यदि किसी का बलवान है तो क्या होगा? ज्यादातर को सरकारी नौकरी से लाभ होगा, सरकारी व्यवस्था से लाभ होगा। इसके विपरीत में क्या होगा? यदि सूर्य कमजोर है किसी का तो इन सब चीजों से हानि, अर्थात सरकारी नौकरी लगने में मुश्किल आएगी, सरकार में संबंधित जो ऑफिशियल्स हैं वो शत्रु हो जाएंगे, सरकार से संबंधित दिक्कतें आएंगी। कोई डॉक्यूमेंट में आप जैसे पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट लगाने गए सरकारी ऑफिस में, ठीक है, आपको विदेश जाना है, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं हो रहे, सरकारी लोग अपने ऑफिशियल्स हैं वहाँ के उसमें कोई ना कोई गलती निकाल रहे हैं, सूर्य अपना कमजोर है क्योंकि वहाँ सरकार से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा उससे क्या होगा? सरकारी लोगों से शत्रुता उसकी होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसके विपरीत कार्य करेंगे, उसे सरकारी नौकरी प्राप्त करने में कठिनता आएगी, बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, सरकार से संबंधित उसे आय नहीं होगी, हानि होगी, सरकारी लोग उसकी संपत्ति कुर्क कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। ठीक है, सरकार से संबंधित कोई भी कार्य करने जाएगा, राजनीति से संबंधित कोई कार्य करने जाएगा, अप्रतिष्ठा होगी, राजनीति के उसके शत्रु हो जाएंगे, जो राजनीति में काम करने वाले विधायक मंत्री सांसद आदि होते हैं, राजनीति से रिलेटेड लोग उसके शत्रु हो जाएंगे, उसे विपरीत फायदा, उसे विपरीतता पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। सूर्य खराब होने पर ये सारे दोष होंगे। सूर्य यदि किसी जातक का खराब हो तो उसे सरकार से संबंधित ऐसी दिक्कतों का सामना अवश्य में करना पड़ता है। तो दो बातें हमने समझी हैं कि यदि सूर्य किसी का अच्छा है तो उसे सरकारी नौकरी का चांस होता है, सरकारी लाभ प्राप्त होता है, सरकार से संबंधित लोग, गवर्नमेंट से संबंधित लोग उसे लाभ देते हैं, धन कमा के देते हैं, उसे सरकार से स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। अब ये भी तरीका है, जैसे कोई बच्चा है, बालक है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसका सूर्य अच्छा है तो उससे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो
वो बहुत जल्दी लग जाएंगे। तो किसी बच्चे को, बालक को यदि कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की आवश्यकता हो, उसकी स्कॉलरशिप नहीं लग रही हो, तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसे सूर्य से संबंधित उपासना न दी जाए। वो सूर्य से अभी उपाय खंड का विषय, उपाय में जब हम चलेंगे तो बहुत गंभीरता से उपायों पर चर्चा करेंगे। पर अभी समझने के बाद आप लोग ये समझे कि जैसे किसी व्यक्ति को सरकारी स्कॉलरशिप मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य अच्छा है, अच्छा प्रयोग कर रहा है। यदि नहीं मिल रही है, सरकार से संबंधित स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत आ रही है, तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए, तो उसे सरकार का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो यदि सरकार से संबंधित आपको लाभ मिल रहे हैं तो सूर्य आपका अच्छा है, गवर्नमेंट की आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, गवर्नमेंट आपका सहयोग कर रही है, सरकार आपको पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है, सरकारी नौकरी आपकी है, सरकारी अधिकारी आपका सहयोग कर रहे हैं, आपकी उनके साथ अच्छी मित्रता है, राजनीति में आपकी अच्छी पैठ है, राजनीति के लोगों से आपका परिचय है, राजनीति के लोग आपके सहयोगी हैं, तो आपका सूर्य अच्छा होगा। इसके विपरीत में, इसके उल्टा क्या होगा, तो जब सूर्य आपका खराब होगा तो दूसरी बात हमने समझी थी कि सरकार से संबंधित लोग आपके शत्रु हो जाएंगे, राजनीतिज्ञों से आपका लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, वो आपको नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का प्रयत्न करेंगे, सरकारी नौकरी लगने में कठिनता आएगी, सरकारी ऑफिशियल, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो आपके विपरीत में हो जाएंगे, उनसे आपकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, सरकारी कार्यों को करने में, सरकार से परमिशन लेने में बार बार बाधा आएगी। मकान बन रहा है, आप सरकारी ऑफिस में गए, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफिस वगैरह में गए, वहाँ आपने जाकर के, और नगर पालिका में जाकर के, कहीं निगम में जाकर के और अनुमति के लिए प्रस्ताव लगाए, वहाँ आपको सरकारी अधिकारियों की अनुमति नहीं मिल रही है, कुछ न कुछ गलती बार बार निकल रही है, आपका सब कुछ ठीक है फिर भी गलती निकल रही है। कैसे निकल रही है, तो कहेंगे सूर्य हमारा कमजोर है, तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी हमसे विपरीत कार्य ले रहे हैं। ऐसा समझना चाहिए। सरकार, आप इसमें किसी व्यक्ति की निग्रह का थोड़ी बात है ना, कि यदि सूर्य कमजोर हो तो ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी विपरीत अवस्था में जाते हैं, उलट जाते हैं, पलट जाते हैं। इस तरीके से सूर्य को समझना चाहिए। तो यदि हमारे पास जन्म चक्र हो किसी व्यक्ति का, तो भी हम यही बात देखेंगे कि सूर्य यदि बलवान है तो इन कारकों से लाभ होगा, राजकीय कारकों से, क्योंकि सूर्य ग्रह मंत्रिमंडल का राजा है, इसलिए राजकीय कारकों से लाभ होगा। यदि सूर्य बलवान है तो उनसे आपको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, यदि सूर्य विपरीत है, सूर्य दोषी है, तो उनसे आपको नुकसान प्राप्त होगा, कष्ट प्राप्त होगा। ये सूर्य का राजकीय तत्व है, सूर्य का जानने का तत्व है, ये सूर्य की स्थिति है। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि अब आप में से किसी को इसको कोई समस्या होगी, ठीक है। तो सूर्य को हम राजा मानते हैं, सूर्य को हम उन तत्वों का स्वामी मानते हैं, उन तत्वों का अधिकारी मानते हैं। दूसरा, सूर्य की स्थिति किसमें, सरकार के अलावा जितने प्रतिष्ठा वाले कार्य हैं उनमें भी सूर्य की स्थिति है। प्रतिष्ठा माने जिन वस्तुओं में आपको सम्मान मिल सकता है, जैसे आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब आप कहेंगे कि कई लोग प्रतिष्ठित मिलते हैं पर सरकारी नौकरी में नहीं मिलते। जैसे कोई बहुत बड़े बड़ा भारी बिजनेसमैन है, आपका मुकेश अंबानी जी हैं, सरकारी नौकरी में नहीं पर प्रतिष्ठित है, बड़े उनकी प्रतिष्ठा। बहुत बड़े विद्वान आचार्य जी हुए, वो है ना, जैसे महात्मा जी हुए, बाबा लोग हैं, सन्यासी हैं, महात्मा गण हैं। ये महात्मा गण कैसे हैं, तो कहेंगे महात्मा लोग हैं, इनका ये तो सरकारी नौकरी मिली पर इनका सम्मान बहुत है, प्रतिष्ठा बहुत है। और आप कहते हो प्रतिष्ठा का कारक भी सूर्य, तो सरकारी नौकरी लगने के योग भी होते हैं, परंतु अगर सूर्य अच्छा है तो नौकरी निश्चित सरकारी लगेगी ही लगेगी। अब किस स्तर की लगेगी, कब लगेगी, अन्य कारकों पे, अन्य योगों पर डिसाइड होगा। किसी एक ग्रह को देख करके पूरा फलादेश नहीं करते, ज्योतिष का मूलभूत नियम। परंतु ये नियम पूर्णतः ध्यान रखिएगा कि सूर्य के अच्छे होने पर ये फल आपको मिलेंगे। आगे और डीप में हम जब नौकरी के योग पढ़ेंगे, महात्मा होने के, सन्यासी होने के योग होते हैं उनको पढ़ेंगे, विद्वान होने के योग होते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग होते हैं, उन सबको पढ़ेंगे। और अभी बेसिक के रूप में आप यही समझिए कि सूर्य की बलवत्ता ही एकमात्र व्यक्ति की राजकीय सेवा का कारण होती है। दूसरा, प्रतिष्ठा का कारण होती है। किसी व्यक्ति का किसी भी फील्ड में अगर बहुत सम्मान है, बहुत नाम है, बहुत महत्व है, तो उसका सूर्य अच्छा होता है। जिस व्यक्ति को सम्मान में घाटा हो रहा है, जिसका लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, अप्रतिष्ठा हो रही है, अपयश हो रहा है, झूठे आरोप को लगाए जा रहे हैं, तो ये समझना निश्चित है कि उसका सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है।
जिसका अप्रतिष्ठा अपयश होता है, भाई जिसकी इज्जत नहीं होती, सीधी भाषा में आपसे कहूँ तो यदि किसी व्यक्ति की इज्जत ना हो, प्रतिष्ठा ना हो, तो उसका सूर्य कमजोर माना जाता है। यह आप जीवन में व्यक्ति को देख करके समझ सकते हैं। तो यदि किसी भी कार्य में आपकी प्रतिष्ठा है, आपको लोग मानते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि सूर्य बलवान। तो यही नियम यहाँ लगता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वो अपने ऑफिस से बड़ा परेशान, वहां उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो रही, यश नहीं हो रही, वो खूब काम कर रहा है पर उसे यश नहीं मिल रहा है ना। वो आप मेहनत कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉई हो बहुत मेहनत करे, उसको कोई प्रतिष्ठा ना मिले, तो यहाँ भी हम कहेंगे कि भैया सूर्य कमजोर है, सूर्य से संबंधित उपाय करो, तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। तुम्हारे जो अधिकारी हैं, तुमसे ऊंचे लेवल के जो अधिकारी हैं, वो भी सूर्य के कमजोर होने से तुम्हारे शत्रु हो रखे। ये बिना जन्मांग चक्र को देख करके आप आदेश कर सकते हो। बड़ा सरल है ज्योतिष। ज्योतिष कोई ऐसा कठिन विषय नहीं है, बहुत दुर्गम नहीं है, दुर्बोध नहीं है। ग्रहों से खेलना, ग्रह हमारे साथ खेलते हैं, ग्रह तो हमारे मित्र हैं, शत्रु थोड़े ही है। ग्रहों के साथ यदि हम खेलें तो बड़ी सरलता से ज्योतिष को समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा में हानि हो रही है, सम्मान में हानि हो रही है, उसका भी सूर्य को कमजोर समझना चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि लगता हो कि मुझे अपयश मिल रहा है, बहुत काम करता हूँ, फिर भी मुझे जितना यश चाहिए, जितनी इज्जत चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, मेरा असम्मान हो रहा है, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी वैल्यू कम हो रही है, तो उसे सूर्य से संबंधित उपायों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। उसकी प्रतिष्ठा में निश्चित वृद्धि होगी। और किसी की प्रतिष्ठा मजबूत है, कोई सम्मान का पात्र किसी भी फील्ड में है, उसे सम्मान करते हैं लोग, प्रणाम करते हैं, महात्मा जी हैं, स्वामी जी हैं, है ना, आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, अधिकारी हैं, इनको नमस्कार करते हैं, तो उनका सूर्य मजबूत समझना चाहिए। जितने लोग आपको प्रणाम करें उतना आपका सूर्य मजबूत है, ऐसी बात समझिएगा, ठीक है ना। तो अप्रतिष्ठा हो रही हो तो सूर्य से संबंधित उपाय, सूर्य नारायण को जल देना, ये उपाय किसी भी व्यक्ति के कलंक को दूर कर सकता है। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय, बहुत सरल उपाय, ऋषियों ने बहुत सरलता उपाय लिखा है कि सूर्य नारायण को नित्य जल अर्पण करिए, सूर्य को नित्य जल अर्पण करिए। इससे आपको अगर अप्रतिष्ठा प्राप्त हो रही होगी, असम्मान प्राप्त हो रहा होगा, लोग आपका सम्मान नहीं करते होंगे, तो इनसे जो अधिकारी, सरकारी वर्ग के अधिकारी आपके शत्रु हो गए हैं, उनकी स्थिति में सुधार आएगा, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा, वो आपसे शत्रुता करना बंद करेगी धीरे धीरे, ठीक है। और किसी को यदि प्रतिष्ठा प्राप्त है तो उसका सूर्य अच्छा है। तो यही हम एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि सूर्य राज्यत्व का कारक है। जिसका सूर्य बलवान है उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, राज्य कार्यालय में नौकरी मिलेगी, राज्य से लाभ मिलेगा, राज्य से आय मिलेगी, राज्य से धन मिलेगा, ये जानना चाहिए, ठीक है। और यदि विपरीत है तो उसे सरकार से हानि मिलेगी, सरकारी संपत्तियां उसकी छीन ली जाएंगी, सरकार के लोग उसकी संपत्ति छीन लेंगे, कुर्क कर लेंगे, ठीक है, उसे हानि होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से शत्रुता होगी, राजनीतिज्ञों से शत्रुता होगी, राजनीति करने वाले उसे पीड़ित करेंगे, समस्या करेंगे, परेशान करेंगे, उससे नाराज रहेंगे। और यदि अच्छा है तो इसके विपरीत में बढ़िया रहेंगे। किसी व्यक्ति का असम्मान हो रहा है, इज्जत खराब हो रही, अपमान हो रहा है, तो वह अपमान सूर्य खराब होने के कारण से ज्यादातर होता है। आप किसी भी फील्ड में यदि वहाँ आपका सम्मान है, आपकी प्रतिष्ठा है, महत्व है, तो आपका सूर्य अच्छा है, उसका प्रयोग शुद्ध है। यदि सूर्य आपका खराब है तो आपको असम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, लोग आपका अपयश करेंगे, कार्य करने पर भी आपको परिणाम नहीं मिलेगा। कुल मिला के शुद्ध भाषा में कहे तो आपको बहुत अपयश मिलता है यदि सूर्य आपका खराब। अब इससे घबराना नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि सूर्य किसी का खराब ही है, बिल्कुल। अब कैसे खराब होता है, कैसे सही होता है, इन चीजों को तो गहनता से अध्ययन करना चाहिए। किसी एक ग्रह के आधार पर ना खराब होता है ना कुछ अच्छा होता है पूरी जन्मांग चक्र में। परंतु यदि किसी जातक के जीवन में ऐसी समस्या आ रही हो कि उसे अपयश मिल रहा हो बार बार, तो सूर्य को उसे नित्य अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जल में कुमकुम या लाल चंदन डाल करके सूर्य नारायण को नित्य अर्घ्य प्रदान करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि किसी के प्रति कोई झूठा आरोप लगा, कलंक लगाओ, तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए, उससे वो कलंक दूर होता है, अपयश दूर होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल आदेश का एक ही तत्व समझेंगे, सूर्य का कारकत्व। कल हम गणित पर फिर से चर्चा करेंगे।
तब तक हम लोग, मैं सम्मान करता हूँ, मेरी आप लोगों से ऐसी विनती है, प्रार्थना है कि आप सूर्य के कारकत्वों को समझ करके रखें, सूर्य का प्रयोग समझ करके रखें। कल से हम लोग गणित विषय का प्रारंभ करेंगे, गणित पढ़ना आरंभ करेंगे, गणित के मूल तत्वों को समझेंगे और परसों फिर हम लोग फलादेश पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सूर्य की स्थिति को तैयार करिए, सूर्य को समझिए, सूर्य का स्मरण करिए, सूर्य के इन कारकत्वों को याद करिए और उनके प्रयोग की विधि को समझिए। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।